हाँ जी, लिटरेरी टर्म का एक्सरसाइज चल रहा था। चलिए जी भाई, उस दिन हमने दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये कि एक ब्रॉडर टर्म मेटाफर है। हाँ जी, एक ब्रॉडर टर्म मेटाफर है, फिर उसकी और बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। और बहुत सारी टर्म्स का मतलब है वो सिम्बली हो सकती है, एलिविजन हो सकती है, एनालॉजी हो सकती है, पर्सोनिफिकेशन हो सकती है। ये सारी अंडर किसके आएंगी? फिर हमने कहा एक बिगर टर्म एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंस हो सकता है। एक टर्म एजोनेंस है जो किसका रेपिटेशन है। तो अगर कॉन्सोनेंस है तो कॉन्सोनेंस किसका एग्जांपल है? कॉन्सोनेंस एलिट्रेशन ही है, क्योंकि दोनों क्या हैं? रेपिटेशन है। कौन से साउंड का? कॉन्सोनेंट साउंड का। चलिए जी, कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। कहां तक किए थे? लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे। 17 तक हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे हैं? ये लिख लिया था। चले भाई, विच फिगर ऑफ स्पीच इज एन इंटेंशनल एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस और कॉमिक इफेक्ट? लिखें भाई, परिभाषा लिखें, शाबाश। फिर सॉल्व करेंगे। हाँ, एक एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग। पहला पार्ट हम लिखेंगे, दूसरा पार्ट में एक्सरसाइज दूंगा, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए जी। क्या क्वेश्चन है? ये अच्छे क्वेश्चन है भैया। आपको जो क्वेश्चन उस दिन हमने लिखे थे वो घर पे जाके आपको एक बार दोबारा पढ़ने चाहिए थे, है ना? हाँ, और उनको फिर डेफिनेशंस जो हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, हाँ। चलिए जी, क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच इज एन इंटेंशनल क्या होता है भाई? जानबूझकर, नोइंगली, है ना? इंटेंशनल होता है अपनी तरफ से, जिसे हम हिंदी में अपनी भाषा में कह सकते हैं कैसे? एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी बात को, हाँ जी, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, हाँ जी, उसे क्या कहेंगे? इंटेंशनल एग्जैजरेशन फॉर, देखें भाई, फॉर एम्फेसिस। देखा था क्या हमने उस दिन? मैंने कहा मैं यहां पर हजारों साल से काम कर रहा हूं, तो मेरे कहने का भाव हजार साल नहीं है। मेरे कहने का भाव है मैं यहां पर एग्जैक्टली बहुत समय से काम। तो सेंटेंस पर स्ट्रेस के लिए, और कई बार किसके लिए? कॉमिक इफेक्ट के लिए। एंड इज नॉट टू बी टेकन लिटरली। लिटरली मतलब उसका, हाँ जी, शाब्दिक अर्थ वो नहीं होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइपरबोल। दैट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल। एग्जाम्पल क्या होगा हाइपरबोल का? कोई एग्जाम्पल बताइए। हैं? वेरी गुड, गुड। और आई एम सो हैंग्री दैट आई विल ईट ए हॉर्स। हाँ, मैं इतना भूखा हूं कि एक घोड़ा खा जाऊंगा। दैट इज व्हाट। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? कि मुझे बहुत भूख लगी है। क्या लगी है? हाँ, दैट इज व्हाट एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। चलिए जी, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस? लिखें भाई, लिखें इसको, शाबाश। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूं कि एक हॉर्स भी खा सकता हूं। आई एम सो हंग्री I could eat a horse is the best example of hyperbole. ये एग्जाम्पल किसका है जी? हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। हाँ जी, अब आगे देख लें। एलिट्रेशन किसका एग्जाम्पल है? कौन बताएगा परिभाषा? एलिट्रेशन क्या है? आप एक बात समझ रहे हैं कि हमें एक बात को क्या करना पड़ता है? बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार उसके एग्जाम्पल देखने पड़ते हैं। और वो चीजें किससे होंगी? प्रैक्टिस से।
एक बार पढ़ने पर नहीं होती है, इनको बार बार पढ़ना पड़ता है। रेपिटिशन से आती हैं ये चीज़ें, चाहे ग्रामर हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो। भाषा का कोई भी अंग, भाषा का कोई भी भाग सिर्फ और सिर्फ रेपिटिशन और अभ्यास से, प्रैक्टिस से आ सकता है। चलिए जी, एलिट्रेशन कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन। कहाँ पर? बिगिनिंग में, है ना, और बीच में या लास्ट में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स। और वॉवल्स का रेपिटेशन क्या कहलाता है? एजोनेंस। इमेजरी क्या होती है? एक वर्ड दे दिया, सेंसेस। परिभाषा बताओ, कौन बताएगा? पूरी एग्जैक्ट परिभाषा बताओ। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब भी पोएट कोई चित्र प्रदर्शित करता है, इसको और अच्छे से कह सकते थे हम लोग, है ना, क्या? कि जब भी पोएम को पढ़ते हुए हमारे सामने कोई चित्र प्रस्तुत होता है और तस्वीर बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इमेजरी। वो हमारी एक या एक से ज्यादा सेंसेस को क्या करता है? अपील करता है। उसे क्या बोलेंगे? इमेजरी। कितने तरीके की इमेजरी देखी थी हमने? एक तो विजुअल इमेजरी, जहां पर क्या बनता है? ऑडिटरी इमेजरी, जिसमें ऑडिटरी, हाँ जी, जिसमें साउंड आता है। ऑलफैक्टरी, जिसमें स्मेल, हाँ, वो बताता है कि मिट्टी की खुशबू है। जैसे वो पोयम बता रहा है कि बारिश गिरी और मिट्टी की खुशबू, हमें बारिश गिरती है तो मिट्टी की आती है, खुशबू आती है, वो हमें अच्छी, तो दैट इज व्हाट हमारी स्मेल ऑफ जो सेंस है उसको अपील करती है। हाँ जी, द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल इंक्लूड्स। लिखें भाई, इन तीनों में से हाइपरबोल का एग्जाम्पल कौन सा है? लिख लीजिए। हाँ, ये इस तरीके से देखने के लिए नहीं है। हाँ, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। इसी के साथ में लिखो, ही इज द विंड। फिर लिखो, ही इज लाइक द विंड। बताओ भाई, इसके एग्जाम्पल ही बताओगे, किसके एग्जाम्पल है ये? देखो कैसे शब्दों का फेर होने से। देखिए, समझ में आ रहा है क्या आपको? है ना? पहला एग्जाम्पल है, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। हवा से तेज दौड़ रहा है। हवा से तेज कोई दौड़ सकता है क्या? पहली बात तो हवा से तेज मतलब धीरे। क्या क्या हम हवा की स्पीड को कैच कर सकते हैं क्या? भाई कैच कर भी सकते हो, लेकिन हम हवा कोई व्यक्ति तो है नहीं जिससे हम खुद को क्या करें? कंपेयर करें। तो ये हवा से भी क्या है? तेज दौड़ रहा है। हम कहते हैं ना, हवा से तेज दौड़ रहा है। किसका एग्जाम्पल है ये? हाइपरबोल का। अतिशयोक्ति है कि हवा से भी क्या चल रहे हैं? तेज चल रहे हैं। चलिए, योर स्किन इज सॉफ्टर देन द सिल्क। हाँ जी, एक बच्चा है, हम कह रहे हैं कि इसकी स्किन जो है वो किससे सॉफ्ट है? सिल्क से भी सॉफ्ट है। तो क्या है ये? हाइपरबोल है। चलिए जी, किसके एग्जाम्पल हो गए? बोथ ए एंड बी। अब इस एग्जाम्पल को मैंने दो और एग्जाम्पल लिख दिए। यहां पर मैं कह रहा हूं ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। वो किससे तेज दौड़ रहा है? हाँ जी, हवा से तेज दौड़ रहा है। सिल्क से भी सॉफ्ट उसकी क्या है? स्किन है। यहां पर वो क्या कह रहा है? ही इज द विंड। हवा है वो, मेटाफर है। क्या बात है जी, हवा है वो हवा है तो क्या हो गया? मेटाफर। वो हवा की तरह से है तो क्या हो गया? सिमली और मेटाफर में कोई डिफरेंस? याद रखेंगे। ये ब्रॉडर टर्म कौन सी है? मेटाफर के अंदर सारी टर्म्स आती हैं। मेटाफर के अंदर ही सिमली है, मेटाफर के अंदर एल्यूजन है ना। मोटे मोटे तौर पे आप ये मान लेंगे कि मेटाफर परिवार का मुखिया है और ये सारे क्या हैं? परिवार के अंग हैं। ठीक है, हाँ जी। लेकिन इंपॉर्टेंट अभी, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड किसका एग्जाम्पल है? अतिशयोक्ति का। किससे तेज दौड़ रहा है? हवा से तेज दौड़ रहा है। चलिए जी, ये बड़ा अच्छा था अभी लिखें। When a word describes a sound and actually mimics the sound of the object or an action, it refers to when it is spoken is termed as। लिख लें, ये हमारा ओनोमेटोपिया। हमारा अगला पार्ट ये फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपिया। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा, ओनोमेटोपिया, ये परिभाषा है इसका। हाँ जी, ओनोमेटोपिया लिख लिया सबने?
चलिए जी, when a word describes a sound and actually mimics the sound of the object or action it refers to, when it is spoken is termed as. कौन बताएगा मेरे को ये परिभाषा पढ़ के, किसका एग्जाम्पल हो सकता है? एग्जाम्पल कौन दे सकता है इसको पढ़ के? गुड है, गुड और ठीक है सब, हाँ हाँ ठीक है, गुड सारे। आपने एक ऑडिटरी इमेजरी देखा था, वो सब क्या है? वो ब्रॉडर टर्म है और ये क्या ओनोमोटोपिया है ना? तो क्या लिखा जी? डिस्क्राइब्स ए साउंड। जब एक वर्ड किसको डिस्क्राइब करता है? एंड एक्चुअली मिमिक्स क्या होता है? नकल करना। ये मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, तो मिमिक से बना है वो। अमिताभ बच्चन की नकल करते हैं, अनिल कपूर की, वो मिमिक करते हैं, इसलिए वो कौन से आर्टिस्ट हैं? मिमिक्री हैं। तो मिमिक करते हैं। जब एक वर्ड साउंड डिस्क्राइब करता है, जब एक वर्ड साउंड को मिमिक करता है, द साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का जैसा साउंड होता है वैसा, और उसके एक्शन को जब वो रेफर किया जाता है या बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपिया। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा हिंदी में लिख लें तो इसका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लिखें, जब कवि द्वारा प्रयोग किए गए शब्द, जब कवि द्वारा प्रयोग किए गए शब्द किसी साउंड को आइडेंटिफाई करें, तो उसे ओनोमेटोपिया कहते हैं। कवि ऐसे शब्दों को प्रयोग कर रहा है कि मोटे मोटे तौर पर लिख लिया हमने, ओनोमेटोपिया कहते हैं। जैसे उस दिन हमने लिखा कि हवा जब चलती है तो हवा किसकी आवाज करती है? क्लास में ध्यान नहीं रहता आपका। विसल की, सीटी की आवाज निकलती है। जब हवा चलती है तो किसकी आवाज है? विसल की। वो अपने आप में क्या है ना? उसी तरीके का एग्जांपल है किसका? ओनोमेटोपिया। साउंड क्रिएट हुआ ना। पत्तियां, हवा जब चलती है तो पत्तियों के सरसराहट की आवाज है, वो भी किसकी आवाज है? ओनोमेटोपिया। ऑडिटरी इमेज जो है वो सारा वही है। हालांकि वो बड़ी टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। जैसे पानी में कलकल की आवाज है ना? जैसे मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज है ना? ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, हम सारे भाई, इसमें हम लोग जानवरों को भी क्या मान रहे हैं? ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितने भी जानवर हैं, उनकी जो आवाजें हैं है ना, जैसे जंगल में रात के समय पर क्रिकेट्स की आवाज है, सिसिडास की आवाज है ना? वो आवाज जो है वो क्या है? सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल हैं। अभी एग्जाम्पल आ जाएंगे, आगे देख लेंगे। हाँ जी, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। लिखें भाई, विच लिटरेरी डिवाइस appeals to the sense of hearing and writers use it to bring a story or poem to life in the reader's head. अच्छा है, परिभाषा बहुत अच्छा है। लिखें, शाबाश। अब ऊपर जो डेफिनेशन लिखा है, और ये डेफिनेशन देखिए वो किस तरीके से डिफाइन करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था, मैंने कहा था कुछ पार्ट रह गया, वो इस तरीके से हम पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। ब्रॉडर टर्म है वो तो। विच लिटरेरी डिवाइस अपील्स टू द सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ, हमारी हियरिंग की सेंस को क्या करता है? वो एक्टिवेट करता है। एंड राइटर्स यूजेस टू ब्रिंग ए स्टोरी और ए टू लाइफ, एक कहानी बनती है। देखो ध्यान से, ब्रिंग ए स्टोरी और लाइफ, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? एक कहानी या कविता बनती है। कितनी शानदार बात है, कहानी या कविता बनती है। किसके माध्यम से? साउंड से। किससे बनती है? उस कहानी, उस कविता में मुख्य भाग कौन प्ले करता है? साउंड प्ले करता है। कौन प्ले करता है? वो जो सेंस ऑफ हियरिंग है हमारा, वो पानी की कलकल की आवाज सुन के
और पक्षी चहचहाते हुए आए और वो पानी पर जब तैरे तो उनकी आवाज थी। सारा रोल किसका रहा? साउंड्स का रहा। किसका रहा? हाँ, तो वो क्या कह रहा है? राइटर्स यूज इट टू ब्रिंग ए स्टोरी और पोएम टू लाइफ। हाँ जी, इन रीडर सेट। किसका एग्जांपल है बोलिए? अब मेरे को, हाँ जी, आयरनी तो क्या होता है बताइए? आयरनी का बताइए, व्हाट इज आयरनी? हिंदी नहीं बतानी, आयरनी मेरे को पता है विडंबना होती है, कोई क्रांति नहीं लेके आए आप। हाँ, आयरनी की विडंबना हिंदी है भाई, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं, आयरनी का मीनिंग क्या है बताइए? पढ़ के नहीं आते ना आप लोग? क्या था ये? मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, लिटरेरी टर्म में कुछ करना ही नहीं था, एक लिटरेरी टर्म उसका एग्जाम्पल, खत्म कहानी, आप जानो आपका काम जाने। सबसे अच्छा आसान तरीका था ये, इतना यहां मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। एक लिटरेरी टर्म, एक उसका एग्जाम्पल, हो गया। आपको भी आसान लगता क्योंकि आपको कुछ कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं, कुछ बताया नहीं तो कंफ्यूजन कहां से होगा? है 3 पेज में पूरी हो जाती। तो कुछ मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आयरनी क्या है उसका? हमने कहा पैराडॉक्स की परिभाषा क्या थी? सेंटेंस के 2 भाग हैं, सेंटेंस का दूसरा भाग पहले लिखे हुए भाग का क्या होता है? ऑपोजिट होता है। आयरनी में जो हमने लिखा है उसके पीछे का भाग जो लिखा गया है उसका ऑपोजिट है। पीछे का मतलब सेंटेंस के पीछे छुपा हुआ एक भाव है। जब मैं कह रहा हूं कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, पीने के लिए तो बूंद नहीं है लेकिन हर तरफ क्या है? पानी पानी है। तो इसका छुपा हुआ भाग ये है कि सारा पानी क्या है? यूजलेस है। क्या है? हाँ, पैराडॉक्स और आयरनी में बारीक फर्क ये होता है कि आयरनी में हम लोग जो है वो उस राइटर के, कवि के छुपे हुए भाव को पहचानने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा हमारे घर पे बहुत सारे मेंबर्स हैं लेकिन वैसे मेंबर कोई भी नहीं है, मतलब बात सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। लोग तो बहुत सारे हैं, आप कहते हैं दोस्त तो बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन कोई दोस्त नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब वो आपको समझने वाले लोग नहीं है। तो उसे क्या बोलते हैं? आयरनी। इमेजरी और ओनोमेटोपिया, जब वो हियरिंग की बात कर रहा है तो वो इमेजरी का एक काइंड है, समझ रहे हैं? किसकी बात कर रहा है वो? सेंस ऑफ हियरिंग, अभी तो बताया मैंने। इमेजरी क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर मतलब बड़े बड़े तौर पर इमेजरी है। एक कौन सी इमेजरी है? विजुअल है। एक कौन सा है? ऑडिटरी है। फिर एक कौन सा है? ऑल्फैक्टरी है ना। ये किसके काइंड हो गए? वो यहां पर इमेजरी की बात नहीं कर रहा, वो यहां पर किसकी बात कर रहा है? सेंस ऑफ हियरिंग की। तो उसे क्या बोलेंगे? ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया। अगर यहां पर ओनोमेटोपिया नहीं होता तो मैं क्या करता? सब ऑप्शन पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो? चलिए, परिभाषा समझ नहीं आई? क्या समझ नहीं आई एग्जैक्टली बोलिए? हाँ, क्या देखें, ये पहली वाली परिभाषा यही है। इसमें क्या कहा आपने? इसमें आपने भाई जहां कहीं समझ नहीं आएगा ईमानदारी से बोलेंगे आप, है ना, तब जाके कुछ बात बन पाएगी। और ईमानदारी से सवाल पूछने के लिए घर पे ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? हाँ, तो सवाल भी होंगे और वो सवाल ऐसा लगेगा भी यहाँ पढ़ के आए हैं तब पूछ रहे हैं। व्हेन ए वर्ड डिस्क्राइब्स ए साउंड, इसको देखें फिर अगले परिभाषा पढ़ेंगे। उसी परिभाषा का एक्सटेंडेड फॉर्म थी, है ना। अब ये परिभाषा तो सवाल बनाने के लिए बनाई गई है और ये इसकी परिभाषा है, समझ रहे हैं? कह रहा है कि जब एक साउंड को डिस्क्राइब किया जाता है और उसको मिमिक किया जाता है। मिमिक मतलब क्या है? अरे भाई फिर आप हिंदी करने में आप सारी हिंदी हो रही है। मिमिक का मतलब, नकल का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे हाँ, बतख की आवाज है तो वो करेगी क्वैक क्वैक, उसको मिमिक कर रहे हैं हम लोग, है ना। पत्तियों के सर सर की आवाज है, वो रसल है, दैट इज, वो क्या है? वो टर्फ करती है ना, रसल करती है। गेट रंबल करता है, उसको क्या कर रहे हैं? मिमिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राइटर ऐसे शब्दों का यूज करता है, जैसे आप गेट के खड़ खड़ की आवाज क्यों कर रहे हो बार बार? तो ये खड़ खड़ मैंने बोल के क्या कहा? उसको मिमिक किया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं गेट की नकल कर रहा हूं, समझ रहे हैं? तो उस साउंड की, ऐसे शब्द जो साउंड को डिस्क्राइब करें और उनको एक्चुअली क्या करते हैं? मिमिक करते हैं। क्या करते हैं? मैं कह रहा हूं घोड़ा हिन हिन करता है, बकरी मै मै करती है। ये सारे क्या है? हम क्या कर रहे हैं? जानवरों को मिमिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो उनको मिमिक करते हैं। ऐसे शब्द जो उनको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। कुत्ता भौं भौं करता है, हाँ, तो क्या कर रहा है? ये वर्ड क्या है सारे? एग्जैक्टली मिमिक कर रहे हैं। उनको क्या करते हैं? ऐसे वर्ड जो किसी साउंड को क्या करें? साउंड को क्या करें और एक्चुअली उनको क्या करें? मिमिक करें।
किसको मिमिक करें? साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट और इट रेफर्स टू, किसको रेफर हुआ है? कविता में जो रेफर हुआ है, व्हेन इट इज स्पोकन और टर्म्ड। क्लियर है यहां तक? ये परिभाषा क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का, एनिमल्स का क्या क्रिएट कर रहे हैं? साउंड क्रिएट कर रहे हैं। और वो जो साउंड होती है वो कभी उन साउंड का शब्दों में यूज कर रहा है। किस में यूज कर रहा है? जैसे उसने कहा कि रंबलिंग ऑफ द डोर, क्या कहा है? मतलब दरवाजा जो किसकी आवाज करता है? बैंग करता है, रंबल करता है, ऐसे शब्द है ना। जैसे बकरी जो आवाज निकालती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग, ब्लीट बोलते हैं। मैं, क्या है ये? ब्लीट है। क्या है? जैसे हॉर्स करता है, हिन हिन करता है, तो वाइन करता है ना। ऐसे शब्दों का वो यूज करेगा। अब इसमें क्या कहा गया इसको समझ लीजिए। ये परिभाषा क्या थी? ये क्वेश्चन की परिभाषा थी, है ना। और क्वेश्चन बनाया किस लिए? क्योंकि साथ में आपको क्या दे दिया? कल कितना अच्छा एग्जाम्पल था कि अनलाइक चीजों का कंपैरिजन सिंपली एक मेटाफर है। इससे अच्छा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं? तो अनलाइक चीजों का कंपैरिजन मेटाफर भी होता है, और क्योंकि मेटाफर और सिंपली में कोई फर्क, वही एग्जांपल है। ये देखिए कि हमने क्या लिखा? विच लिटरेरी डिवाइस अपील्स टू द सेंस ऑफ हियरिंग। ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा लिटरेरी डिवाइस जो हमारी हियरिंग को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे सामने क्या आती हैं? आवाजें आती हैं। क्या आती हैं? जैसे आपको रात को पता होगा मेंढक की आवाज होती है और किसकी आवाज होती है? छिपकली की आवाज होती है, टर टर की आवाज होती है ना। तो वो जब भी कविता में आती है आवाज, तो वो किसके एग्जांपल हैं? सारे ओनोमेटोपोइया के। सेंस ऑफ हियरिंग एंड राइटर्स यूज इट टू ब्रिंग ए स्टोरी और पोएम टू लाइफ। और हाँ, पता करने की जरूरत ही नहीं है, वो दोनों ही सेम होते हैं। लेकिन आप अब जब इतना हम कह रहे हैं ना, इतना बारीक हम नहीं चलेंगे, इतने बारीक क्वेश्चन भी नहीं आते। लेकिन देखें भी ध्यान से, जब वो मिमिक करे, क्या करें, तब तो वो क्या होता है? और अदरवाइज जितने भी वर्ड्स हैं सारे क्या होते हैं? ऑडिटरी इमेजरी। लेकिन फिर भी आपको इसमें डिफरेंस करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, ब्रिंग ए स्टोरी और पोएम टू लाइफ। और कविता में, मतलब सारी कविता तो ओनोमेटोपोइया के एग्जांपल, लेकिन उस कविता में ज्यादातर एग्जांपल किसके होते हैं? ओनोमेटोपोइया के। वो सारी कविता किस पर टिकी हुई है? साउंड्स पर। किस पर टिकी हुई है? उस कहानी में रोल किसका है? साउंड का। हाँ जी, चलिए, तो उसे क्या बोलेंगे? ओनोमेटोपोइया। चलिए जी, एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया इंक्लूड्स, बोलो भैया, 1 2 3। अभी कल लिखा था वही एग्जाम्पल लिखो, शाबाश लिखो। पहला एग्जाम्पल है द रसलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक। रसलिंग लीव्स को क्या बोलते हैं? पत्तियों की सरसराहट। दूसरा एग्जाम्पल है द सैक फेल इनटू द रिवर विद ए स्प्लैश। अच्छा है जी, बोरी को नदी में गिरा, जैसे पत्थर फेंकते हो नदी में, आवाज आती है, उस आवाज को क्या बोलते हैं? स्प्लैश। हाँ भाई, रसलिंग लीव्स हैं। रसलिंग लीव्स होते हैं जो पत्तियों की सरसराहट की आवाज है। सैक मतलब क्या होता है? बोरी। बोरी को रिवर में गिरने की आवाज को क्या बोला? स्प्लैश बोला, है ना। ये आवाजें हैं। जैसे इस टेबल पर अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये थर्ड थर्ड का आवाज है। आप पैर चलते हैं, टैप का आवाज है। आवाजें हैं सारी। उन सारी आवाजों को ये जैसे यहां पर वर्ड क्या था? स्प्लैश। जैसे यहां पर वर्ड क्या है? रसलिंग। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ओनोमेटोपोइया के। बोथ ए एंड बी, दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? हाँ, ओनोमेटोपोइया। द रसलिंग लीव्स, सैक फेल इनटू द रिवर विद ए स्प्लैश।
एक स्प्लैश है, एक रसलिंग है, कोई रम्बलिंग है, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ओनोमेटोपोइया के। साउंड्स है जी, क्या है ये? साउंड्स हैं। चलिए जी, ए स्टोरी दैट हैज अ सेकंड मीनिंग बीनीथ द सरफेस वन इज कॉल्ड। लिखें भाई, अच्छा है। सरफेस का मतलब होता है सतह पर, ये हमारा अगला लिटरेरी टर्म है। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है? ए स्टोरी दैट हैज अ सेकंड मीनिंग बीनीथ, बीनीथ मतलब अंडर द सरफेस वन इज कॉल्ड। पहले तो परिभाषा बताइए, क्या कहना चाह रहा है? एक कहानी के पीछे छुपी हुई कहानी है। इसका मतलब कितनी कहानियां हैं? दो कहानियां हैं। एक तो जो हमें दिखाई दे रही है वो, और एक जो उस कहानी के पीछे की कहानी है। समझ रहे हैं? जैसे किसमें? वो तो एक नॉवल है। एग्जैक्टली ठीक है। कहानी के पीछे छुपी हुई कहानी है, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है? आपने कुछ कैरेक्टर्स को लेके और क्या किया, आप जैसे घर घर खेलते हैं हम लोग, है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो कोई ब्रदर बन जाता है, कोई शॉपकीपर बन गया, छोटे होते बच्चे खेलते हैं। अब उन बच्चों से खेल खेल में एक बच्चा राजा बन गया और एक कैदी बन के आया। छोटे बच्चे हैं, समझना ध्यान से, एक कहानी है छोटी सी। उस राजा, छोटा बच्चा जो राजा बना हुआ है, उसने इस कैदी को बिना किसी बात के सुने ही मौत की सजा सुना दी। उसने कहा जाओ इसको फांसी पर लटका दो। कहानी है छोटी सी, लेकिन वो कहानी में ये बता रही है कि उस समय का राजा जो था वो बहुत क्रूअल था और स्टूपिड था। एम आई राइट? एनिमल फॉर्म, जानवरों की कहानी है, उसमें जानवर हैं, लेकिन वो बता रहा है कि कम्युनिज्म को बता रहा है ना, उस साम्यवाद को बता रहा है कि समानता किस तरीके से होनी चाहिए। हमें जो कहानी दिखाई दे रही है वो एक कहानी है, और उसकी सतह के नीचे एक और कहानी होती है जिसे रीडर्स को समझना पड़ता है। क्रिस्टोफर मार्लो का जो डॉक्टर फॉस्टस है वो भी एक तरीके की क्या है? एलिगरी है। क्या बोलते हैं इसको? एलिगरी, जहां कहानी में छुपी हुई एक और कहानी होती है। कहानी में छुपी हुई एक और कहानी होती है, एलिगरी। कहानी में छुपी हुई एक और कहानी होती है। हाँ जी, करेक्ट है। हाँ भैया, एलिगरी में क्या, इसका मतलब एलिगरी क्या है? कोई लाइन नहीं हो सकती है, समझ रहे हो? वो सारी कहानी वो क्या होगी? एलिगरी होगी, एक लाइन नहीं हो सकती। ये ओनोमेटोपोइया, हाइपरबोल, मेटाफर, सिंबली नहीं होगा। वो सारी की सारी कहानी, वो जो उपन्यास है पूरा का पूरा, वो किसका एग्जाम्पल होगा? एलिगरी का एग्जाम्पल होगा, राइट? वो जो पूरा नाटक है वो किसका एग्जाम्पल होगा? एलिगरी का एग्जाम्पल है। वो जो कहानी है आपका, जैसे आपने उस दिन हमने लिखा था कोई पैराबल है, कोई फेबल है, कोई लीजेंड है, वो पूरी कहानी किसका एग्जाम्पल होगी? एलिगरी का। उसमें एक कहानी के नीचे कौन सी कहानी होगी? दूसरी कहानी होगी। राइटर उस कहानी के माध्यम से आपका ध्यान किसी और कहानी की तरफ खींचना चाहता है। उसका मैसेज तो वो है, लेकिन वो सीधा तो दे नहीं सकता है, इसलिए उसे एक कहानी का यूज करता है। आ गया समझ में? आ गया क्या? चलिए, तो एलिगरी क्या है? एक कहानी के नीचे एक और कहानी है। लिखें एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, देखो 3 वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ये वर्ड, कई तो वर्ड ऐसे ही लिखवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा पता रहे। एंटीथेसिस, पहले एंटीथेसिस लिख लें भाई। एंटीथेसिस लिखें।
जब विरोधाभासी विचारों को, विरोधाभासी विचारों को एक साथ रखा जाए उसे एंटीथीसिस बोलते हैं। एंटी का मतलब उल्टा होता है भाई, उसे एंटीथीसिस कहते हैं। व्हेन कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर, व्हेन कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर, हाँ जी, एंटीथीसिस क्या लिखे जाते हैं? जब, जैसे हमने क्या लिखा, जैसे पैराडॉक्स होता है क्या लिखा जाता है? उल्टा लिखा जाता है, मतलब ऑपोजिट होता है। वैसे ही किसका यूज किया जाता है? एंटीथीसिस का। कैसे विचार हैं? हाँ जी, हाँ हाँ, ये उस तरीके से यूज होता नहीं है। एंटीथीसिस के बाद लिखें भाई व्हेन, हाँ भी एंटीथीसिस लिख लिया सबने, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर। फिर लिखें पैरेंथेसिस। एंटीथीसिस के बाद लिखें पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस कहते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को। पैरेंथेसिस होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसका सिंबल क्या होता है? ब्रैकेट। पैरेंथेसिस का सिंबल होता है ब्रैकेट। कोई बताएगा ब्रैकेट क्यों भाई? ब्रैकेट का यूज आप किस लिए करते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे मैंने कहा इंडिया, फिर ब्रैकेट में लिखा ए सेक्युलर कंट्री, इसका मतलब इंडिया के बारे में क्या दे रहा हूं? हाँ, अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं। तो अतिरिक्त जानकारी देने के लिए किसका यूज करते हैं? पैरेंथेसिस का। कोई लिटरेरी टर्म नहीं है ये। एंटीथीसिस, पैरेंथेसिस सिर्फ शब्द हैं, शब्द हैं सिर्फ, वैसे टर्म्स नहीं है, इसलिए एक एक लाइन लिख रहे हैं। फिर लिखें हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? गेस, अनुमान, अंदाजा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। हाँ जी, तो तीन वर्ड थे। एक तो वर्ड क्या था भाई? हाँ जी, एंटीथेसिस क्या है? विरोधाभासी, उल्टे। पैरेंथेसिस क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हाइपोथेसिस क्या है? तो ये तो आसान है हमारे लिए। पैरेंथेसिस है क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और हाइपोथेसिस क्या है? गेस है, अंदाजा है। मैं कह रहा हूं कि बारिश आ सकती है बहुत ज्यादा, तूफान आ सकता है, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? हाइपोथेसिस के। पैरेंथेसिस जब भी ब्रैकेट का यूज होगा तो क्या है वो अपने आप में? पैरेंथेसिस है। चलिए जी, अब देखें भाई इसको दोबारा एक बार। हाँ जी, ए स्टोरी दैट हैज अ सेकंड मीनिंग बीनीथ द सरफेस वन इज कॉल्ड एन। क्या बोलेंगे उसको? एलिगरी का एग्जाम्पल होगा। क्या मतलब हो गया एलिगरी का? जब कहानी के पीछे एक और कहानी है, दैट इज एलिगरी। चलिए जी, व्हाट इज द वर्ड चॉइस ऑफ ए राइटर एंड ए लिटरेरी वर्क कॉल्ड? लिखें भाई डिक्शन। डिक्शन, वर्ड चॉइस मतलब कैसे शब्दों का उसने यूज किया है। डिक्शन से वर्ड बनता है ना, डिक्शनरी किससे बना है? डिक्शन से। डिक्शन का मतलब शब्द होता है भाई, डिक्शन का मतलब शब्द होता है। वर्ड चॉइस, वर्ड चॉइस का डिक्शन। डिक्शन का मतलब क्या होता है भाई? शब्द है। मैंने किस शब्द का यूज किया है ना, वो क्या है? मेरा डिक्शन है। किस तरीके का डिक्शन मैं यूज करता हूं। तो शब्दकोश को क्या बोलते हैं?
डिक्शनरी, डिक्शनरी वर्ड किससे बना है? डिक्शन से। तो डिक्शन का मतलब क्या होता है? शब्द होता है। चलिए भाई, अब ये आसान है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे शब्द मैं यूज कर रहा हूं, सारे शब्द जो भी है, कोई भी पोएम आपकी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सारा क्या है? मेरा डिक्शन है कि मैंने किस वर्ड का यूज किया? ट्विंकल का, लिटिल का, स्टार का, चाइल्ड का। वो मेरा क्या है? मैं किस तरीके के डिक्शन का यूज करता हूं, वो मेरा डिक्शन है। चलिए हेडिंग लिखें एलजी, एलजी, शाबाश। क्या होता है एलजी? सैड, सैड, सैड क्या? आगे है, ठीक है। किसी प्रियजन की मृत्यु पर लिखा हुआ गीत जो है उसे क्या बोलते हैं? एलेजी कहते हैं। लेकिन एलेजी इज अ सैड पोयम, एलेजी इज अ सैड पोयम written on some dear one's death। किसी प्रिय व्यक्ति की, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी गई कविता एलेजी कहलाती है। किसी फेमस एलेजी के नाम बताओगे? थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड एक फेमस उदाहरण है, एक फेमस उदाहरण है। हाँ जी, किसी की डेथ पर जब कोई कविता लिखी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? एलिजी बोलते हैं। इसलिए इसमें दुख होता है, संताप होता है, लिमेंट करता है पोएट उसकी डेथ को क्या करता है? लिमेंट करता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे एक ऐसी पोयम सैड क्यों है? क्योंकि किसी की डेथ पर लिखी गई है। ए सैड पोयम रिटन ऑन सम डियर वंस, किसी प्रिय व्यक्ति, आपको कोई प्रिय है, उसकी मृत्यु पर जब आप कविता लिखते हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एलेजी। उसे क्या बोलते हैं? एलेजी। किसी भी प्रिय व्यक्ति की डेथ पर लिखी गई कविता। इसमें वो कविता लिख के उस व्यक्ति की डेथ पर क्या करता है? संताप करता है, दुख व्यक्त करता है, लिमेंट करता है ना, और किसी न किसी तरीके से अपने आप को तो कविता लिखकर सांत्वना देने की कोशिश करता है। क्या बोलते हैं? एलेजी। हाँ जी, फिर लिखें एसन डायटन, एसन डायटन। एसन डायटन किसे बोलते हैं? ये लिख लिया सबने? चलिए जी, तो एसन डायटन किसे बोलते हैं? कोई टर्म वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन। एसन डायटन लिखें जब लेखक या कवि द्वारा, जब लेखक या कवि द्वारा कंजंक्शंस ब्रैकेट में एंड बट दैट का यूज नहीं किया जाता। व्हेन द राइटर और द पोएट्स omit, O-M-I-T, when the writer or the poets omit the use of conjunctions,
जब लेखक या कवि द्वारा कंजंक्शंस का यूज नहीं किया जाता उसे एसेंडाइटन बोलते हैं, एसेंडाइटन बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लें, ये आपकी कॉमन स्पीच का एग्जाम्पल है भाई, लिटरेरी टर्म वैसे उतना नहीं है। आई विल कम सी यू, आई विल कम सी यू, ये एसेंडाइटन है। क्या कंजक्शन होना चाहिए था? आई विल कम एंड सी यू, हाँ होना चाहिए था आई विल कम एंड सी यू। जैसे एक पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, उसमें वो एंड को हटा दे तो एग्जाम्पल हो जाएगा एसेंडाइटन का। एंड को हटाएंगे तो क्या होगा? गो कैच ए फॉलिंग स्टार, गो कैच ए, गो गेट इट, क्या बोलते हैं? जाओ लेके आओ, गो गेट इट, गो गेट इट, जाओ लेके आओ। हिंदी में भी वो नहीं यूज कर रहा है, कहना तो सही चाहिए था जाओ और लेके आओ, और हटा दिया उसने, तो क्या कहा? गो गेट इट, गो गेट इट, आई विल कम सी यू। जब लेखक के द्वारा किसका यूज नहीं किया जाता? कंजंक्शंस का। लेकिन हमें सेंटेंस पढ़ते ही पता लग जाता है अभ्यास और प्रैक्टिस से कि यहां पर इस कंजंक्शन का यूज होना चाहिए था। चलिए जी, तो कंजंक्शंस का यूज नहीं किया जाता। चलिए 4 वर्ड थे हमारे पास में, हाँ जी 3 वर्ड थे हमारे पास में, एक एलिजी, एक डिक्शन और एक एसेंडाइटन। तो एलिजी किसे बोलते हैं? सैड पोयम है, किसी के दुख व्यक्त करने के लिए जो कविता कवि लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलिजी बोलते हैं। डिक्शन हमारे शब्द होते हैं, शब्दों का चयन, मैंने किस बात को कहने के लिए किस प्रकार के शब्दों का चयन किया वो मेरा डिक्शन है। एसेंडाइटन इज कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता। चलिए, ए कैरेक्टर whose traits are opposite to that of another character in the same literary piece is called। लिखें भाई, बहुत अच्छा है भैया, परिभाषा बहुत अच्छी है। ट्रेट्स का लिखें गुण, ट्रेट्स होते हैं गुण। अनदर कैरेक्टर इन द सेम लिटरेरी पीस इज कॉल्ड। फॉर्म में लिखवाएंगे, एलिजी के बारे में विस्तार से लिखवाएंगे फॉर्म में। एलिजी एक लिटरेरी फॉर्म भी है। क्या आता है? हाँ भाई, एक कैरेक्टर हुज ट्रेट्स आर ऑपोजिट्स। ये नहीं आएंगे। अरे भाई ये नहीं आएंगे, चलिए बाद में देख लेंगे इसको, इस तरीके से हम नहीं देखेंगे। खैर चलिए, एक कैरेक्टर whose traits are opposite to that of another character in the same literary piece। मतलब क्या होता है? फिल्म में एक हीरो है और एक विलन है, बस। वो क्या होता है? हीरो का ऑपोजिट एक विलन होगा। सनी देओल के सामने अमरीश पुरी क्या है? हैं फॉइल, उसे क्या बोलते हैं? फॉइल। बस एक हीरो है और विलन है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? हीरो के सामने कौन है? हाँ, हीरो के सामने जो विलन होता है, हीरो के सामने जो विलन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फॉइल। हाँ जी, फॉइल। देखें, एक कैरेक्टर हुज ट्रेट्स आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ अनदर कैरेक्टर। ऑपोजिट मतलब एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छा है तो एक व्यक्ति उतना ही बुरा होगा, उसे क्या बोलेंगे? फॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चलिए, एक लाइन की परिभाषा है कि हीरो के सामने जो विलन होता है या विलन के सामने जो हीरो होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं? फॉइल होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? चलिए जी, बॉम्बास्ट क्या होता है? फार्स है और फिक्शन है। फिक्शन हमारा लिटरेरी फॉर्म है, इसको छोड़ देंगे। हाँ, एलिजी भी लिटरेरी फॉर्म में दोबारा करेंगे हम लोग, लेकिन अभी आ गया था तो इसी लाइन लिखवा दी है। बॉम्बास्ट लिखें, कोई बताएगा बॉम्बास्ट क्या होता है? यूज ऑफ वर्ड्स मोर देन नेसेसरी।
यूज ऑफ वर्ड्स मोर देन नेसेसरी टू शो ऑफ, दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। परिभाषा देखिए, दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, उसे कहते हैं बॉम्बास्ट। जरूरत से ज्यादा शब्दों का मतलब क्या है? आपकी स्टैंडर्ड भाषा कौन सी है? जिसमें आम भाषा है ना, जिसमें आम शब्द हैं और कम शब्दों में अपनी बात को कहा गया है। वहीं पर मैं मुश्किल शब्दों का चयन करूं, लॉन्ग वर्ड्स का चयन करूं, ऐसी स्ट्रक्चर्स का यूज करूं जो होती ही नहीं है यूज, तो वो सारा क्या है? वो सारा एग्जांपल है बॉम्बास्ट का। यूज ऑफ वर्ड्स, सॉरी वर्ड सही है, शब्दों का प्रयोग मोर देन नेसेसरी, आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का चयन, आवश्यकता से ज्यादा वर्ड्स का प्रयोग, किसके लिए? शो ऑफ, किसके लिए? दिखावटी के लिए, दिखावे के लिए, है ना, उसे क्या बोलते हैं? बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट हल्के प्रकार का राइटिंग होता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं लो काइंड ऑफ राइटिंग, जिसमें राइटिंग को उतना अच्छा नहीं मानते, वो बॉम्बास्ट होता है। फार्स इज अ फनी प्ले, ये भी आगे देखेंगे लिटरेरी फॉर्म में, लेकिन अभी एक परिभाषा छोटी सी लिख लें, फनी प्ले। फार्स एक फनी प्ले होता है, फार्स इज अ फनी प्ले। चलिए जी, फिक्शन आपका नॉवल है ही, लेकिन ये आगे देखेंगे। फॉइल, हाँ भाई, तो फॉइल क्या हुआ? ऑपोजिट है एक दूसरे के, बस बॉम्बास्ट फार्स। चलिए जी, ए डेलिबरेट एग्जैजरेशन, अभी से लिखेंगे नहीं, हाँ जी। ए डेलिबरेट एग्जैजरेशन यूज्ड टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ सिचुएशन और आइडिया इज कॉल्ड डेलिबरेट एग्जैजरेशन। अब क्या है डेलिबरेट? इससे पहले कौन सा शब्द का यूज किया? इंटेंशनल, है ना, एक सेम वर्ड है। एग्जैजरेशन अतिशयोक्ति, उसको क्या बोलेंगे? हाइपरबॉल। हाँ जी, लिटॉट्स, लिटॉट्स लिख लें भाई, लिटॉट्स। फार्स अभी लिख लिया है, हाँ जी। लिटॉट्स भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, हाँ जी, लिखें। लिटॉट्स एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें, लिटॉट्स एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कवि द्वारा लिटॉट्स एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कवि द्वारा प्रयुक्त वाक्य को नकारात्मक व व्यंग्यात्मक तरीके से रखा जाता है, तरीके से रखा जाता है। दो बातें, एक तो नेगेटिव होगा और एक व्यंग्य होगा। लिखें भाई, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच an understatement is expressed, and understatement is expressed which is ironical as well as negative, which is ironical, देख के लिख लें, which is ironical as well as negative। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता, और हाँ भाई यूज भी नहीं होता है, आयरॉनिकल एज वेल एज नेगेटिव, लेकिन लिखा हुआ है तो लिख लें, लिटॉट्स। चलिए जी, फार्स एक फनी प्ले हो गया। हाइपरबोल, एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है? सहानुभूति सिंपैथी होती है, तो देयर इज अ बारीक फर्क है सिंपैथी और एम्पैथी में। सिंपैथी होती है किसी के दुख को साझा करना, किसी के पास जाना, उसका दुख साझा करना, उससे सहानुभूति रखना। एम्पैथी लिखें, एक एक लाइन है सिर्फ, और कुछ नहीं है, सिंगल लाइन है भैया ये, है ना, एक एक लाइन के टर्म्स हैं ये, कुछ है नहीं और बहुत ज्यादा। एम्पैथी लिखें, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड
हाँ जी, समवन्स फीलिंग्स, किसी की भावनाओं को, किसी की, हाँ जी, भावनाओं को समझने की क्षमता, किसी की भावनाओं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? एम्पैथी। एम्पैथी, लेकिन अभी एम्पैथी सिंपैथी उस पर जाने की जरूरत नहीं है आपको, एक वर्ड आ गया इसलिए एक लाइन लिख ली हमने। जैसे एंटीथीसिस, पैरेंथीसिस, वन लाइनर है ये, एक एक लाइन में पढ़े जाएंगे, इनके लिए बहुत ज़्यादा वो देखने की ज़रूरत है नहीं। हाँ जी, फार्स दोबारा पढ़ा जाएगा। फार्स एक फॉर्म है प्ले का, नाटक का फॉर्म है, ड्रामा, ट्रेजेडी, फार्स, ये काइंड्स है सारे, ये आगे पढ़ लेंगे। चलिए जी, ये अच्छा है भाई। व्हाट डू वी कॉल टू एन ओवरवेलमिंग इंसोलेंस? ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा, लिखो भाई, इंसोलेंस, निर्लज्जता, प्राइड, घमंड, that results in misfortune of the hero of a tragedy. एक कहानी के हीरो का अंत हो रहा है, किसके कारण? उसके घमंड के कारण, उसकी निर्लज्जता के, मान नहीं रहा है किसी की, इसलिए। हाँ जी, उसे क्या बोलते हैं? दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक तो ह्यूब्रिस और एक हाइब्रिस, बोथ ए एंड बी। ह्यूब्रिस एंड हाइब्रिस, इसके आगे लिखेंगे भाई, जब इसके आगे लिखें, नायक के घमंड व जिद द्वारा लाया गया उसका अंत। इसकी हिंदी लिख रहा हूं भाई मैं। नायक होता है, उस नायक के घमंड के कारण उसका अंत हो जाता है। जैसे पुरानी फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती अकेले लड़ने चला जाता था, तो वो क्या था, उसको ऐसा लगता है मैं सबका सामना कर लूंगा, वो ह्यूब्रिस है। हाँ, ये अलग बात है कि वो कभी आज तक मार खा के नहीं आया। ह्यूब्रिस एंड हाइब्रिस, दैट रिजल्ट्स इन द मिसफॉर्चून ऑफ द हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी। एपिथेट क्या होता है, बताएगा कोई? बोलो। हैं? एपिलॉग क्या होता है? क्या बाद में? बोलिए। पढ़ते तो नहीं आप लोग, हाँ, और इतना कर रहे हैं हम लोग। एपिलॉग किसी बुक या प्ले के लास्ट में, और जो पहले? एपिग्राम, एफोरिज्म, एपिग्राफ, एपिटैफ। गुड, शाबाश, ठीक है, पढ़ते रहो भाई, कोई मतलब नहीं है ऐसे तो। विशेषण होता है, विशेषण होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिथेट। फिर एक पढ़ा ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट? आना तो किसी और से पहले चाहिए, आ किसी और से पहले रहा है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट मूल रूप से क्या है? हैं? ठीक है, मेटाफर है सारी, ठीक है, चलिए। हाँ भाई, ह्यूब्रिस और हाइब्रिस क्या है? ह्यूब्रिस और हाइब्रिस ओवरवेलमिंग इंसोलेंस है। ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा, इंसोलेंस ओवरवेलमिंग इंसोलेंस है, या क्या है? यहां पर प्राइड का मतलब वो घमंड से है, नेगेटिव वर्ड है, घमंड है, क्योंकि यहां पर क्या दे रहा है? इंसोलेंस। निर्लज्जता, ढीठ है, घमंड है, और जो जिसका परिणाम क्या निकलता है? मिसफॉर्चून, जिससे उसका अंत हो जाता है। चलिए जी, अब लिखेंगे नहीं भी, बोर्ड पर देखें ध्यान से। एक कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज, देन और सच इज कॉल्ड मेटाफर। कंपैरिजन हो रहा है बिना लाइक और एज के, उसे क्या बोलेंगे? मेटाफर। बॉम्बास्ट अभी क्या कहा? जरूरत से ज्यादा शब्दों का चयन, किस लिए? शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए। भाई आप सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और ऐसे शब्द धड़ाधड़ एक के बाद एक, तो क्या है वो? हाँ, जरूरत ही नहीं है वहां पर।
जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल जो है वो ओमास कहलाता है। जैसे हाइपरबोल का यूज किस लिए किया जाता है, अभी आया था, एम्फेसिस के लिए। और एक और वर्ड यूज किया अभी, याद आ रहा है किसी को? लिखवा रहा हूं मैं, ये आपको शीट भी दे सकता हूं। कॉमिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए? मैं इतना भूखा हूं कि एक ऊंट खा सकता हूं, एक कॉमिक इफेक्ट है इसमें, कॉमेडी भी आ रही है, दैट इज एम्फेसिस के लिए। और किसके लिए? सुना करो ध्यान से, लिखा करो ध्यान से, हाँ 100% अटेंशन होना चाहिए। चलिए जी, सिम्बली क्या है? लाइक और एस से कंपैरिजन है, हाइपरबोल हो गया। चलिए जी, ए फॉर्मल पोयम ऑफ लेमेंटिंग समवंस डेथ इज कॉल्ड एलिजी। लिख लिया हमने। ये लिरिकल और ये भी आगे देखेंगे, ऑड भी आगे देखेंगे, लिरिक भी आगे देखेंगे। हाँ जी, इज द रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड, लिखेंगे नहीं, फ्रेज और ए क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर सेंटेंसेस। याद आ रहा है क्या? बताओ, याद आ ही नहीं रहा है इनको तो। कल डंडा लेके आऊंगा, एक देख लेना, मारूंगा सिर में। रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड, फ्रेज और क्लॉज है। कॉन्सोनेंट नहीं कह रहा है यहां पर, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? चार्ट बनाया था हमने, 3 वर्ड लिखे थे हमने, एक एनाफोरा लिखा था, एक एपिस्ट्रोफी लिखा था। हमने लिखा था कि उसका रेपिटेशन क्या है। तो जब किसी वर्ड और फ्रेज का रेपिटेशन, वर्ड और कॉन्सोनेंट और वोवल नहीं, क्या शुरुआत में हो रहा है तो वो क्या है, और लास्ट में हो रहा है तो क्या है, एपिस्ट्रोफी। ये किसका एग्जांपल है? एनाफोरा का। लिख लीजिए इसको, लिखा हुआ है ना, ये तो लिखा हुआ है, ठीक। चलिए, is trying to establish that something is true because everyone considers it true। परिभाषा बताना मेरे को, इसकी मीनिंग बताना क्या है, हिंदी में बता देना। is trying to establish that something is true, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात सच है, because everyone considers it, क्योंकि सब उसको क्या मानते हैं, सब सच मानते हैं, इसलिए हम भी क्या कह रहे हैं कि ये सच है। ये किसका एग्जांपल है? बैंड वैगन। लिख लें भाई, बैंड वैगन। मैं उसे सच मान रहा हूं, क्यों? क्योंकि सब सच मानते हैं, इसलिए मैं भी सच मान रहा हूं। हाँ भाई, जैसे कौन बताएगा? सब लोग सही मान रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये सच ही होगा, क्योंकि सब लोग मानते हैं। बोलो, है भाई, ऐसी कौन सी बातें जो सब लोग सच मानते हैं, इसलिए मैं सच मान रहा हूं। मैंने कहा कि अगर बुरे कर्म करेंगे तो कैसे सजा मिलेगी, बुरे कर्म की सजा कैसी होगी, बुरी होगी। तो ये क्या है? बैंड वैगन है। क्या है? मैंने ये मान लिया है दुनिया में कि हम लोग अगर, हाँ भाई, हम कहते हैं कि इस दुनिया में क्या है, मैंने कहा कि ये सारी दुनिया फरेबी है, सारी दुनिया में धोखा है, दोस्त अच्छे हैं नहीं, फैमिली से क्लोज कोई है नहीं। तो ये सारी बातें, जो एक हमने वर्ड पढ़ा था क्लिशे, क्या पढ़ा था? दुख बांटने से दुख कम हो जाते हैं, ये मैंने मान लिया। क्यों मान लिया? क्लिशे तो है ही, लेकिन एक कॉमन ट्रूथ भी है। क्या है? आम सच है जो हर आदमी मानता है, हर आदमी मानता है, इसलिए मैंने भी मान लिया। तो क्या है? बैंड वैगन है। हाँ जी, हम उस बात को सच मान लेते हैं क्योंकि सभी क्या मान रहे हैं, सभी सच मान रहे हैं। हाँ जी, डिडैक्टिक क्या होता है? मॉरल लेक्चर, नैतिक उपदेश देना। नैतिक उपदेश, नैतिक उपदेश को बोलते हैं डिडैक्टिक। एन्यूई क्या होता है? बोर्डम, बोरियत, जो बोरियत होती है, एन्यूई। जब मैं एक शब्द लिखूं तो वो टर्म नहीं है भी पूरा। हाँ जी, तो क्या लिखा भाई? डिडैक्टिक क्या है? मॉरल लेक्चर। मॉरल का मतलब क्या होता है? नैतिक। लेक्चर मतलब उपदेश है। तो कैसा उपदेश है? जितने भी आपके जो साधु संत जो उपदेश देते हैं वो सारे कैसा उपदेश होता है? नैतिक उपदेश होता है। एन्यूई क्या होती है? बोर्डम। मेटाफर हमारा कंपैरिजन हो गया। बैंड वैगन क्या हो गया भाई? एक आम सच जो लोग मान रहे हैं उसे हमने भी, जैसे मान लीजिए कि दुनिया में सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेज घमंडी होते हैं, हमने मान लिया।
अंग्रेज कैसे हैं? घमंडी होते हैं। तो हमने हमने क्यों माना? हम मिले थोड़ी हैं उससे। लेकिन आम लोग क्या मानते हैं? ऐसा ही मानते हैं। एक मान लीजिए देश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरी होती है, तो आपने मान लिया कि वहाँ पर क्या होती है, क्योंकि सब लोग क्या हैं, मान रहे हैं। तो हाँ, फैलेसी है ये, बिल्कुल फैलेसी है। हाँ जी, तो लिखें भाई, लिखें, द इंग्लिश आर proud and arrogant. The English are proud and arrogant. I believe, मैं मानता हूं, फिर डैश लगा दें, is an example of bandwagon. Is an example of bandwagon. हिटलर तानाशाह था, मुसोलिनी तानाशाह था, नेपोलियन बहादुर था। आम लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए मैंने भी ऐसा मान लिया, तो उसे क्या बोलूँगा? बैंडवैगन कहूँगा। एक तरीके की फैलेसी है ये। चलिए, हाँ भाई, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आज हमने जो भी पढ़ा है। हाँ जी, देखें एक बार दोबारा, नोटू बंद करें, बोर्ड पर देखें ध्यान से, शाबाश। हाँ जी, तो क्या टर्म देखा हमने आज? हाइपरबोल क्या होता है? अतिशयोक्ति होती है। अतिशयोक्ति क्या होती है? एग्जैजरेशन होता है। दो वर्ड हमने यूज किए, एक तो इंटेंशनल और एक डेलिब्रेट। क्या मतलब होता है? जानबूझकर। जानबूझकर मैं एक बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं बढ़ा चढ़ा के? हैं जी, क्या यूज किया था? देखिए, एम्फेसिस और कॉमिक इफेक्ट के लिए, मैं कॉमेडी के लिए ऐसे ही मजाक मजाक में कह रहा हूं, या फिर मैं उस सेंटेंस पर क्या देना चाहता हूं? स्ट्रेस देना चाहता हूं, एम्फेसिस देना चाहता हूं, दबाव या जोर देना चाहता हूं, उसके लिए हम हाइपरबोल का यूज करते हैं। एलिट्रेशन किसका एग्जांपल है? कॉन्सोनेंट का जो आपका रेपिटेशन होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन। बताना, एग्जांपल बताना एक दो कोई। हाँ सही है, कोका कोला दो वर्ड है भाई, है ना। ब्लैकबेरी कितने वर्ड हैं? कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, चर्पिंग ऑफ चिल्ड्रन उसने लिखा था। हाँ, रोर ऑफ रिवर, ये सारे क्या हैं? एलिट्रेशन के एग्जांपल हैं। चलिए जी, तो हाइपरबोल के देखो, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, हवा से कोई तेज चल रहा है। क्या कहा उसने कि हाँ जी, एक व्यक्ति इतना भूखा है कि वो क्या कर सकता है? आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़े खा जाऊंगा, ऊंट खा जाऊंगा, शेर खा जाऊंगा। तो किसका एग्जाम्पल है? हाइपरबोल का। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। चलिए जी, हमने कहा कि एक साउंड को डिस्क्राइब किया जाएगा और उसको मिमिक किया जाएगा, तो किसका एग्जाम्पल है? ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। हाँ जी, इमेजरी, आयरनी और ओनोमेटोपिया, इसी को दोबारा इसने रिपीट किया था। चलिए जी, क्या कहा ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल में? इसने क्या लिखा? रसलिंग लीव्स, पत्तियों की क्या है? एक कोई चीज जब पानी में पत्थर डालते हैं तो वो जो आवाज आती है उसको क्या बोलते हैं? स्प्लैश। जैसे छोटे बच्चे पानी में वो टांगे मारते हैं तो वो क्या है? वो डेंगल करना। अलग अलग वर्ड्स हैं। हाँ, तो पानी में कोई पत्थर मारते हैं तो किसका आवाज आता है? स्प्लैश का। चलिए जी, अब ये वर्ड देख लिए। एनालॉजी किसका एग्जाम्पल है? बताइए, एनालॉजी नहीं पता आप लोगों को? बहुत अच्छे, शाबाश। जब समूह को क्या किया जाता है? कंपेयर किए। घर पे बच्चे वैसे ही रहते हैं, अगर बच्चे घर पे हैं तो उनका मतलब है खाएं पिए घूमे बाहर। बच्चे घर पे वैसे ही हैं जैसे, हाँ, जैसे गार्डन में फूल हैं। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे घर पे वैसे ही हैं, अगर घर पे बंद हैं तो जैसे पिंजरे में क्या हैं? हाँ, जैसे पिंजरे में पंछी हैं। तो किसके एग्जाम्पल हैं ये? एनालॉजी के एग्जाम्पल हैं। ये बायोग्राफी नहीं था। एंटीथीसिस क्या है? जो उल्टा है। पैरेंथीसिस क्या है? ब्रैकेट है। हाइपोथेसिस क्या है? अंदाजा है। एलिगरी क्या है? एक कहानी में छुपी हुई एक और कहानी है। एक कहानी तो जो हम पढ़ रहे हैं वो है, उसके पीछे एक और कहानी भी है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एलिगरी। क्या कहेंगे? एलिगरी कहेंगे। चलिए जी, एलिजी कौन सी पोएम है जो सैड है और किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है? डिक्शन क्या है? शब्द हैं। एसन डाइन टोन क्या है?
जब कंजंक्शंस के बिना लिखा जाता है सेंटेंस, वो भी इफेक्ट के लिए सिर्फ। चलिए जी, फॉइल क्या है? हीरो के सामने जो विलन होता है वो क्या है? बॉम्बास्ट क्या है? जरूरत से ज्यादा शब्दों का चयन दिखावे के लिए बॉम्बास्ट, बॉम्बास्टिक लैंग्वेज होती है। चलिए जी, फार्स एक प्ले है, फिक्शन आपका नॉवल हो गया, आगे देखेंगे। लिटॉट्स क्या है भाई? आयरॉनिकल है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। फार्स प्ले है, हाइपरबोल। एम्पैथी क्या है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी की भावनाओं को समझने की क्षमता, एम्पैथी है। जैसे पैथी क्या होता है? पैथी होता है इमोशंस। क्या होता है? अब वो उस वोकैब वाले पार्ट पर नहीं जाएंगे। चलिए जी, ह्यूब्रिस और हाइब्रिस क्या है? ये घमंड है। ह्यूब्रिस और हाइब्रिस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? घमंड और निर्लजता, दो वर्ड हैं। एक तो घमंड है और दूसरा क्या है? ढीठ है। और ढीठ है, निर्लजता है, घमंड है। उस घमंड के कारण ही उसका क्या होता है? अंत होता है। हाँ, तो उसे क्या बोलेंगे? दैट इज ह्यूब्रिस और हाइब्रिस। हीरो ऑफ ए ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी में जो हीरो होता है वो मानता नहीं है बात किसी की, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूब्रिस और हाइब्रिस। चलिए, जैसे ठीक है। और मैकबेथ था ना भाई, मैकबेथ एक ट्रेजेडी तो है, तो उस मैकबेथ में क्या होता है? उसका अंत हो जाता है ना। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों का अंत क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उसे अच्छे से पता रहता है। क्या पता रहता है? कि वो गलत कर रहा है। चलिए, मैकबेथ पे बाद में देख लेंगे मैं। हाँ जी, सिमिली क्या है? लाइक और एस से जो कंपैरिजन होता है उसे क्या बोलते हैं? मेटाफर, कंपैरिजन है। हाइपरबोल अतिशयोक्ति है। बॉम्बास्ट शब्दों का चयन है। चलिए जी, ठीक है भाई, यहाँ तक देखा था, पढ़ के लाएंगे भी। यहाँ तक ग्रामर देखेंगे। हाँ जी, यहाँ तक पढ़ के लाएंगे भाई।